हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द टिम्बर्स। सबसे पहले आपको समझना होगा कि टिम्बर का मतलब क्या होता है। देखो, टिम्बर होता है वुड, आप बोल सकते हो वुड, लकड़ी, जो कि इंजीनियरिंग पर्पज से यूज़ होती है। कहाँ से लेते हैं टिम्बर? टिम्बर लेते हैं हम पेड़ से, ट्री से। अब ट्री के ना 3 पार्ट होते हैं। पहला ऊपर वाला पार्ट जिसको हम क्राउन बोलते हैं, बीच वाला पार्ट जिसको हम ट्रंक बोलते हैं TRUNK, और नीचे वाला पार्ट रूट। अब देखो, आप मुझे बताओ कि तीनों पार्ट में से कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो कि हमारे लिए यूज़फुल होगा एज अ इंजीनियर। एज एन इंजीनियर आप कौन से पार्ट को आप यूज़ करोगे? तो यस, ट्रंक विल बी द यूज़फुल फॉर अस। तो ट्रंक हमारे लिए यूज़फुल होगा भाई, सीधी बात है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको एकदम परफेक्ट आपको टिम्बर मिलेगा, परफेक्ट वुड मिलेगी। तो हम ट्रंक को यूज़ करते हैं। ट्रंक इज़ अ मेजर पार्ट जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रीज़ के अंदर भी क्लासिफिकेशंस की, तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप का जो ट्री आता है वो होता है एक्सोजीनस। देखो, एक्सोजीनस का मतलब समझाता हूँ। एक्सो मतलब बाहर की तरफ। फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है और ये कोई आपका प्लांट है, ये आपका कोई भी ट्री है। तो एक ट्री होता है जो कि बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और जिसका जो इनर ग्रोथ है वो कम होती है। ऐसे ट्री को हम एक्सोजीनस ट्री बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो जिसकी जो ग्रोथ होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है, ऐसे ट्रीज़ को हम एक्सोजीनस ट्रीज़ बोलते हैं। अब एक्सोजीनस के अंदर भी 2 पार्ट होते हैं। पहला कॉनिफर, ये इतना टफ और इतनी अच्छी वुड नहीं देता है। ऐसे ट्रीज़ को पहचानने की क्या पहचान है? देखो, यहाँ कॉनिफर के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है, कोन। कोन का मतलब है कि ऐसे ट्रीज़ जिनके जो लीव्स होते हैं वो कोन की शेप में होते हैं, जिनका जो एंड ऑफ द लीफ होता है वो कोन की शेप में होता है, ऐसे ट्रीज़ को हम कॉनिफर्स बोलते हैं। फ्रूट्स बोल दो, लीव्स बोल दो, जो कोन की शेप में आपको मिलते हैं, ऐसे ट्रीज़ को हम कॉनिफर्स बोलते हैं। ये ट्रीज़ एवरग्रीन होते हैं, इनके कभी भी अचानक से पूरे के पूरे लीव्स शेड नहीं होते हैं, गिरते नहीं हैं, पतझड़ नहीं आता है इनमें। तो ये आप बोल सकते हो कि एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्री बोल सकते हो इनको। क्या? एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्री। तो ये एवरग्रीन ट्रीज़ आप इनको बोल सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका कि इनके अंदर जो एनुअल रिंग्स होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं। अब आप बोलोगे कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? देखो, एनुअल रिंग्स का मतलब क्या होता है, अभी हम स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पढ़ने वाले हैं, क्रॉस सेक्शन। उसके बीच में एक इस तरीके का एक छोटी छोटी रिंग्स होती हैं जो कि एक ट्री की एज को बताती हैं। तो जो कॉनिफर्स होते हैं उनकी जो एनुअल रिंग्स होती है वो डिस्टिंक्ट होती है। डिस्टिंक्ट मतलब दूर दूर होती हैं। और मेडुलरी रेज, अब आप बोलोगे कि मेडुलरी रेज क्या होती है? मेडुलरी रेज भी हम पढ़ने वाले हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। वो क्या होती हैं? इनडिस्टिंक्ट मतलब पास पास होती है। मेडुलरी रेज ऐसी रेडियस की तरह होती हैं जो कि इसके अंदर आपके कॉनिफर्स के अंदर पास पास होती हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनडिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट, एनुअल रिंग एंड मेडुलरी रेज, इनके बारे में आपको समझ में आ गया। जो इससे जो वुड मिलती है वो मैंने ऑलरेडी बताया कि वो सॉफ्ट होती है, इतनी टफ नहीं होती है, लाइट वेट की होती है। एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ कॉनिफर्स के, तो आप कोई भी आप दे सकते हो जिसके जो लीव्स और फ्रूट होते हैं वो कॉन की शेप में हो, एंड उनका कॉन की शेप में हो, उनको कॉनिफर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप चिड़ ले सकते हो, देवदार ले सकते हो, पाइन ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके कॉनिफर्स के। नेक्स्ट आप मूव करोगे तो इतने सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कॉनिफर्स का मतलब समझ आ गया, ये एक्सोजिनस होते हैं। एक्सोजिनस का पहला टाइप होता है जो कि होता है कॉनिफर। कॉनिफर मतलब द एंड पार्ट ऑफ द लीफ और द फ्रूट इज इन द शेप ऑफ द कोन। उसके बाद होता है आपका डेसीडियस ट्री। देखो, डेसीडियस ट्री क्या होते हैं? जस्ट इसका उल्टा। जो लीव्स होते हैं वो वाइड होते हैं। जो लीव्स होते हैं डेसीडियस के वो वाइड होते हैं। वाइड होने के साथ साथ इनके जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं। जो पत्ते झड़ते हैं वो सितंबर से दिसंबर के बीच में झड़ते हैं, वापस ग्रो होते हैं मार्च से जून के बीच में वापस ग्रो होते हैं। तो शेड होते हैं आपके कब? सितंबर से दिसंबर के बीच में, सीधी बात है। मार्च और जून में वापस आ जाते हैं। इनसे मिलने वाली जो वुड होती है वो अच्छी होती है। और जिनकी एनुअल रिंग्स होती हैं वो इनडिस्टिंक्ट होती हैं, दूर दूर होती हैं। और मेडुलरी रेज जो होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं, सॉरी, और इनडिस्टिंक्ट आपकी एनुअल रिंग्स होती हैं। अब आपको ये तो याद अभी नहीं रखना है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो और चीज़ें हैं वो याद रखनी है। इनडिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, एनुअल रिंग, इनको नहीं याद रखना है। अभी हम स्ट्रक्चर देखने वाले थोड़ी देर में, तो आपको समझ आएगा कि क्या होती है मेडुलरी, क्या होती है एनुअल रिंग्स। जो इनसे वुड मिलेगी वो अच्छी मिलेगी, हैवी मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मिलेगी, हार्ड मिलेगी। तो आपने देखा कि एक्सोजिनस ट्री होते हैं जो बाहर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रो करते हैं। और जो कॉनिफर्स होता है वो एक्सोजिनस का ही पार्ट होता है, जिसके कॉन की शेप के एंड होते हैं, फ्रूट्स का भी और लीव्स का भी। डेसीडियस का मतलब होता है जिसका ब्रॉड आपका लीफ होती है। जो लीफ होती है, जो पत्ता होता है वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखना चाहूँ तो बबूल। आप बोलोगे बबूल का जो लीफ होता है वो ब्रॉड होता है, बिल्कुल। उनका जो शेप होता है वो ब्रॉड शेप में होता है, मतलब कोन की शेप में, शार्प शेप में नहीं होता है।
ओक हो गया, महागनी हो गया, आपका साल हो गया, टीक हो गया, शीशम हो गया। शीशम बहुत इंपॉर्टेंट है। शीशम वैसे काम कहाँ आता है पता है? शीशम काम आता है आपका मैक्सिमम इंजीनियरिंग पर्पज से, जैसे मोल्ड बनाने हैं लकड़ी का तो शीशम यूज़ करते हैं। अभी हम यूजेस देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सोजेनस के 2 पार्ट देख लिए, कॉनिफर देख लिया, डेसिडियस देख लिया। लेट्स मूव फर्दर। ये मैंने यहाँ पे इमेजेस दी हुई है आपको, ओक का, बबूल का, महागनी का, एटसेट्रा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्री। अगर जैसे आप टिम्बर को काटते हो, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी एक ट्री है, ये आपका कोई एक ट्री है, इसको यहाँ पे आप ट्रंक को काट के लेके आ गए, इस ट्रंक वाले पार्ट को काट के लेके आ गए, तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो कैसा दिखाई देगा? क्रॉस सेक्शन इसका कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस पार्ट, मतलब इस तरीके से रखोगे आप, तो ये जो वाला हिस्सा है, दिस पार्ट, इस स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से दिखाई देता है, उसको हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं देखना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक मैंने रफ यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, इसको छोड़ो, अगर मैं खुद आपको समझाऊँ तो सबसे बीच में आपको एक ऐसा पार्ट दिखाई देगा जो कि बिल्कुल डार्क होगा, बहुत डार्क होगा। ये जो पार्ट होता है इसका नाम होता है PITH, पिथ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिथ। ये बोल सकते हो कि डेड पार्ट होता है, कोई काम नहीं है इसका, ये डार्क कलर का होता है। आप इसको याद करने के लिए अपने फैमिली के मेंबर्स को रिलेट करके याद कर सकते हो कि एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते, अभी बुढ़े हो चुके हैं। तो आप इसको अपने दादाजी की जगह रख के देख सकते हो। उसके बाद में दादाजी से जो यंग होते हैं वो कौन होते हैं? आपके फादर, जो कि पिथ के बाद आते हैं। उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है हार्टवुड, HEART और वुड। देखो हार्टवुड का काम क्या होता है, मतलब पिताजी का काम क्या होता है? फैमिली को स्ट्रेंथ देना, रिजिड बना के रखना। तो हार्टवुड का काम भी वही होता है। तो पिथ के बाद आता है हार्टवुड। पिताजी के बाद में कौन फैमिली में मेंबर आते हैं? आप आते हो, है ना, मेल के अंदर ले तो आप आते हो, तो आप हो आपके सैपवुड। तो उस हार्टवुड के बाद में कौन आएगा? सैपवुड आएगा। और सैपवुड का काम क्या होता है? नरिशमेंट देना, मतलब फ्यूचर में जाके आप क्या करोगे? हार्टवुड बनने वाले हो, आप हार्टवुड बनोगे इन फ्यूचर, तो आप नरिशमेंट आप देते हो। रिजिडिटी कौन देता है? रिजिडिटी देता है आपका हार्टवुड। और जो पिथ होता है वो बस बीच में पड़ा होते हैं लेकिन कोई मतलब काम नहीं कर सकते, ही इज़ नॉट एबल टू वर्क, बस इस तरीके से। उसके बाद में आते हैं आपसे छोटे, मतलब चुन्नू मुन्नू जो होते हैं फैमिली में, जिनको आप क्या नाम दे सकते हो? कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर, बस सीधी बात है। कैम्बियम लेयर के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग लेयर, जिसको हम बार्क के नाम से जानते हैं। जो कि आउटर लेयर आपने प्लांट के अंदर देखी होगी, इसको किसके नाम से जानते हैं? बार्क के नाम से आप इसको बुला सकते हो। दिस लेयर इज नोन एज द बार्क। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस लेयर इज नोन एज द बार्क। इसका काम कुछ नहीं होता, ये कैम्बियम लेयर को एटमॉस्फेयर से एक्सपोज होने से बचाती है, मतलब सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो जाए कैम्बियम का, नहीं तो आपका जो ग्रोथ होती है प्लांट की वो खराब हो सकती है, प्लांट जब उगरा होता है तब। तो कैम्बियम लेयर, सैपवुड, उसके बाद में आपका यहाँ पे आपने देखा हार्टवुड, उसके बाद में पिथ देखा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये लास्ट पार्ट का नाम मैंने दिया क्या? बार्क। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है जो कि पूरी की पूरी फैमिली को बांध के रखती है। वो कौन होता है? वो आपकी मॉम होती है, जिसको मैंने बोला कि जो कि इस तरीके से पूरी की पूरी हार्टवुड को, सैपवुड को, कैम्बियम लेयर को, बार्क को बांध के रखती है। और रेडियल डायरेक्शन में इनकी मोशन होती है इन तरीके से, क्योंकि पूरी फैमिली को चलाने का काम तो हार्टवुड कर रहा है लेकिन संभालने का काम मदर कर रही है। तो आप बोल सकते हो कि मदर की तरह ट्रीट करती है ये पूरी की पूरी ट्री को। तो इनका नाम क्या होता है? इनका नाम होता है मेडुलरी रिंग्स, मेडुलरी रेस होती है। क्लियर हो गई बात? यस, क्लियर हो गई। इसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे छोटे छोटे रिंग्स होते हैं। हाँ, पूरे के पूरे प्लांट में इस तरीके से रिंग्स होते हैं। उन रिंग का काम क्या होता है? वो होती है एनुअल रिंग्स। हर एक साल में एक रिंग अपने आप आ जाती है, और वो जो एनुअल रिंग्स होती है उसको देख के हम बता सकते हैं कि ये पेड़ कितना साल पुराना है। ठीक है, तो मेडुलरी रेज क्या होती है? मेडुलरी रेज पूरी की पूरी जो लेयर होती है आपकी, कैम्बियम लेयर, सैपवुड, हार्टवुड, पिथ, बार्क, इन सबको बांधने का काम करती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेडुलरी रेस। ठीक है, और मेडुलरी रेज के बाद में जो ये सर्कल मैंने बनाया है वो क्या है? आपके एनुअल रिंग्स। क्या है? एनुअल रिंग।
तो एनुअल रिंग्स के मतलब होता है कि इनको देख के आप बता सकते हो कि जो आपका वुड है वो कितना पुराना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्री है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्री आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा था पिथ होता है, और पिथ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये डार्क पोर्शन होता है ट्री का। साइज़ और शेप वेरी करता है इसका, ऐसा कोई नहीं होता, ये किसी भी शेप में मिल सकता है, ऐसे मिल सकता है, बिल्कुल सर्कुलर भी मिल सकता है, और ऐसे भी मिल सकता है, इस तरीके से भी मिल सकता है। ये डार्क पार्ट होता है, इसका जो मिड वाला पार्ट होता है वो डार्क पार्ट की फॉर्म में मिलता है। साइज़ डिपेंड नहीं करता, साइज़ फिक्स नहीं होता है पिथ का। इट डज नॉट टेक एक्टिवली पार्ट इन द ग्रोथ, मैंने बोला ना कि कोई काम नहीं कर सकते, ये बस प्रेजेंट होते हैं बीच में। और हार्टवुड जो कि स्ट्रेंथ और रिजिडिटी आपको देगा। क्लियर होगी बात? रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम आपका हार्टवुड का होगा, और ये भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन या बोलो डेड सेल से मिलके बना होता है। उसके बाद सैपवुड आता है। सैपवुड नरिशमेंट देने का काम करता है हार्टवुड कैम्बियम लेयर के बीच में, इस तरीके से आप बोल सकते हो मिल। ये जो सैपवुड होता है, सैपवुड एक तरीके से जेल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। कैसा होता है? जेल की स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। जेल की फॉर्म में क्यों मिलता है? आप बोल सकते हो इसके अंदर फूड और वाटर को ले जाने की ताकत होती है, मतलब यहीं होके सैपवुड में होके ही पूरे के पूरे प्लांट को क्या मिलता है? नरिशमेंट मिलता है, ठीक है, सैपवुड के अंदर। ये लाइट इन कलर होता है, मैंने बोला कि जेल के जैसा दिखाई देता है ये आपका, और ये एक्टिव पार्ट अदा करता है ग्रोथ के अंदर, मतलब ट्री की जो ग्रोथ होती है वो सैपवुड की वजह से ही होती है, ठीक है। आप बोल सकते हो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्ट्रेंथ, मैंने बोला जेल की तरह मिलेगा, कोई भी स्ट्रेंथ कैसे दे सकता है ये। अब कैम्बियम लेयर की बात करते हैं। ये एक थिक लेयर होती है सैपवुड के बाद में और बार्क के बीच में। तो ये जो होती है वो कैम्बियम लेयर इसका नाम होता है। ये इंडिकेट करती है पोर्शन ऑफ द सैपवुड, मतलब फ्यूचर में जाके सैपवुड तो बन जाएगी हार्टवुड, और जो सैपवुड बनेगा वो कैम्बियम लेयर होगी, वो फ्यूचर में जाके जब प्लांट बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो कैम्बियम लेयर किस में कन्वर्ट हो जाती है? सैपवुड में कन्वर्ट हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू द एक्सटर्नल एटमोसफेयर, ये आपको याद रखना है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, प्लांट को जीवित रखना चाहते हो, तो ये कभी भी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए, आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आनी चाहिए एटमोसफेयर के, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। मेडलरी रेज के बारे में मैंने बताया कि सारे के सारे पूरे के पूरे पार्ट को होल्ड करने का काम करती है। जितनी भी आपने देखा, आपने सबसे पहले पिथ देखा, उसके बाद में हार्टवुड देखा, उसके बाद में आपने हार्टवुड के बाद सैप देखा, फिर कैम्बियम लेयर देखा, बार्क देखा, उन सबको पकड़ के रखने का, जकड़ के रखने का काम मेडलरी रेज का होता है। लास्ट होता है बार्क। ये आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि कैम्बियम लेयर को एक्सपोज नहीं होने देती है। अब हम बात करते हैं कि काम क्या आते हैं टिम्बर्स। तो आपको पता है कि टीक वुड जो होता है, टीक की जो लकड़ी होती है वो शिप बनाने के लिए, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर बनाने के लिए टीक वुड हम यूज़ करते हैं। साल रेलवे स्लीपर्स के लिए, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेलवे के स्लीपर्स किस वुड से बनाए जाते हैं, तो साल से बनाए जाते हैं। ड्यूरेबल अंडर वाटर ब्रिजेस बनाने के लिए, मतलब पानी से रिलेटेड काम साल से हम कर सकते हैं। मैंगो चीप फर्नीचर बनाने के लिए, पैकेजिंग ऑफ द बॉक्स, शिप कैबिनेट्स बनाने के लिए, टॉय बनाने के लिए, महागनी बोट बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, बैम्बू डेकोरेशन पर्पज़ के लिए मैक्सिमम यूज़ होता है आपका। शीशम, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया है। वुडन मोल्ड्स जो होते हैं वो शीशम से बनाए जाते हैं, ठीक है। और रेलवे के स्लीपर्स, देखो स्लीपर एस से स्टार्ट होता है, साल भी एस से स्टार्ट होता है, ऐसे याद रखो ना, दिस इज़ द ट्रिक। जैक वुड जो होता है वो पेपर प्लाईवुड से या पल्प वुड से बनाया जाता है। पेपर जो कई बार आपसे कोई पूछ ले कि पेपर जय साहब किससे बनाते हो, तो जैक वुड से बनाते हैं जय साहब, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसके यूजेस याद रखना है। देखो पहला तरीके का हमने ट्री देखा एक्सोजिनस, जो बाहर की तरफ ज़्यादा ग्रो करता है। दूसरे तरीके का ट्री हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम होता है एंडोजीनस। एंडोजीनस नाम से ही पता चल रहा है कि एंडोजीनस का मतलब देखते हैं भाई। तो एंडोजीनस का मतलब है ऐसे ट्रीज जो अंदर की तरफ ज़्यादा ग्रो करें, है ना, जो ज़मीन के अंदर भी ग्रो ज़्यादा करते हैं, पहली चीज़। दूसरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत डेप्थ में जाती हैं, ऐसे ट्रीज़ को एंडोजीनस बोलते हैं। दूसरा, वो फैलते नहीं हैं, बस स्ट्रेट ग्रो करते हैं और बाहर की तरफ ज़्यादा ग्रो नहीं करके वो अंदर की तरफ ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रीज़ को हम बोलते हैं क्या? एंडोजीनस ट्रीज़। एग्जाम्पल देखूँ तो बैम्बू, मतलब बैम्बू पता है ना आपको, बांस की जो लकड़ी होती है, तो बैम्बू का जो पेड़ होता है, केन आप दे सकते हो, पाम जो होता है। वैसे ना अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोजिनस ट्रीज ज़्यादा अच्छे होते हैं कि एक्सोजिनस, तो यस, एक्सोजिनस ट्रीज ज़्यादा अच्छे होते हैं।
ये एक इंटीरियर डिजाइनिंग में ज़्यादा अच्छे होते हैं एंडोजिनस, बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज वी वांट द स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं दे पाते हैं एंडोजिनस। लुकिंग अच्छी दे सकते हैं लेकिन स्ट्रेंथ नहीं देंगे भाई। इसके बाद हम देखेंगे, अब हमने क्या किया, देख लिया कि दो तरीके के प्लांट होता है, एक्सोजिनस एंडोजिनस। और एक्सोजिनस में भी आपके कॉनिफर्स देख लिए, कॉनिफर्स के बाद में आपका, कॉनिफर्स के बाद में कौन सा देखा था हमने, डेसीडियस देखा था, और डेसीडियस के बाद में हमने एंडोजिनस देखा था। तो अब प्लांट्स के बारे में तो ट्रीज की क्लासिफिकेशन से हमें पकड़ में आ गई कि भाई जितने भी एक्सोजिनस है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारे लिए सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अब हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रोसेस करना है, कैसे हम बाज़ार में बेच सकते हैं, बाज़ार से लेके आ सकते हैं, वहाँ तक पहुँचाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, 4 सब स्टेप इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से 4 स्टेप होते हैं? ट्री को गिराना मतलब काटना, सीजनिंग करना, अब बताऊंगा सीजनिंग भी क्या होता है। उसके बाद में सीजनिंग करने के बाद कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट करने का मतलब काट के छोटा करना, उसको प्लैंक में बनाना, बोर्ड में बनाना, और उसके बाद में उसको काफ़ी दिनों तक चले इसलिए प्रिजर्व करके रखना। ये 4 चीज़ें आपको टिम्बर के साथ में करनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट द फेलिंग ऑफ ट्री, मतलब ट्री को कैसे गिराना है। सबसे पहले हम देखेंगे फेलिंग ऑफ ट्री। क्या होता है फेलिंग ऑफ ट्री? द प्रोसेस ऑफ कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री कॉल्ड द फेलिंग ऑफ ट्री। मतलब एक प्लांट, एक ट्री जो है वो उगा हुआ है, बढ़िया अच्छे से लगा हुआ है, ज़मीन पे उगा हुआ है, हमें इसको काट के गिराना है, हमें इसको काट के गिरा देना है, तो उसको ही बोलेंगे हम फेलिंग ऑफ द ट्री। ट्री को काट के गिरा देना, दिस इज कॉल्ड द फेलिंग ऑफ द ट्री। तो हम इसको भी ध्यान रखते हैं कि जो हिली एरियाज़ होते हैं उनके अंदर कब गिराना होता है, और जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे किस टाइम पे हमें पेड़ को काटना होता है। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि कंप्लीटली मैच्योर होने देना है ट्रीज़ को, ठीक है। और इनकी अथॉरिटीज़ भी होती है, आपको पता है। कम से कम 50 से 100 साल तक, आपको कम से कम 50 साल तो होनी ही चाहिए एज, उसके बाद ही आप इसको काट सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इससे क्या होता है कि जब मैच्योर हो जाता है तो हमें अच्छे से अच्छा हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है। और हम काटते इस तरीके से हैं, ऐसे नहीं काटते। मान लो एक ट्री है, इसको आपने ऐसे काट के निकाल दिया, ऐसे ऐसे काट दिया, तो हमें जो टिम्बर होता है वो मैक्सिमम अमाउंट में मिलेगा ही नहीं। हम कुछ इस तरीके से काटेंगे कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में टिम्बर मिले, मतलब यहाँ से काटेंगे बिल्कुल, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट में टिम्बर हमें प्राप्त होगा। तो ऐसा काटना है कि हमें मैक्सिमम अमाउंट में, अच्छे से अच्छे अमाउंट में हमें टिम्बर मिल सके। और जितने भी हिली एरियाज़ होते हैं उनमें गर्मियों में याद रखना है, समर में आपको क्या करना होता है, कट करना होता है। प्लेन एरियाज़ में विंटर में कट करना होता है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। काट के लेके आ गए, अब इसके बाद में करेंगे सीजनिंग। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई सीजनिंग का मतलब क्या होता है। देखो सीजनिंग का अगर मैं मतलब समझाऊँ तो, जो आपने वुड लेके आई, ये आपका कोई वुड था, ठीक है, वुडन ब्लॉक था, जिसको लॉग के नाम से बोलते हैं हम। अभी सीखेंगे लॉग क्या होता है। इसके अंदर सारे के सारे वुड के अंदर पूरे लेयर्स प्रेजेंट होंगे, सारा पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, इसके अंदर एक मॉइस्चर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा, पानी भी प्रेजेंट होगा, सैप वुड भी प्रेजेंट होगी, सैप भी प्रेजेंट होगी, प्लस में मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगी, मॉइस्ट भी होगा। तो हमें इसको डेड फॉर्म में हमें यूज़ करना है, ना कि जिंदी फॉर्म में। तो जो सैप होती है वो इसको न्यूट्रिएंट्स देती है। अगर मानो हमने इतना बड़ा एक दरवाज़ा बनाया इस लकड़ी का, इसके अंदर सैप पड़ी हुई है, वो नरिशमेंट लेके दरवाज़ा फूल के इतना बड़ा हो गया, तो हमारे लिए यूज़फुल है? नहीं है। तो हमें सैप को हटाना है और मॉइस्चर को हटाना है। तो मॉइस्चर और सैप को हटाने के प्रोसेस को ही हम सीजनिंग बोलते हैं। समझ में आ गई बात? मॉइस्चर को रिमूव करना और सैप को रिमूव करना ही हमें सीजनिंग के नाम से बोला जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सीजनिंग होती क्या है? ओके, अब देखते हैं एडवांटेज क्या है सीजनिंग के। देखो एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो लकड़ी से अगर मॉइस्चर हटा दोगे, लकड़ी को हम फ्यूल की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। वेट कम होने की वजह से इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, इसकी हार्डनेस ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाती है, लकड़ी की टफनेस भी ज़्यादा हो जाती है। टिम्बर हमें ऐसा ही चाहिए होता है। और शेप और साइज़ मेंटेन कर सकता है, फिक्स रह सकती है। ऐसा नहीं है कि ग्रो कर जाए, सिकुड़ जाए, श्रिंक हो जाए। और क्रैक आने के चांसेस भी कम से कम हो जाते हैं, श्रिंक होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है किससे? मॉइस्चर से और इंसेक्ट से, फंगस से। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं,
कोई भी एक लकड़ी है, अगर उस लकड़ी के अंदर 20% से ज़्यादा, उसके वेट से 20% से ज़्यादा अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो सबसे ज़्यादा फंगस, सबसे ज़्यादा दीमक उस लकड़ी के अंदर आपको लगी हुई मिलेगी। तो याद रखना है कि 20% से कम आपको कम से कम 20% से कम उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मॉइस्चर प्रेजेंट रखनी चाहिए या होनी चाहिए, और अच्छे से वर्केबल भी हो जाता है। तो सीजनिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है नेचुरली। नेचुरली का मतलब लकड़ी काट के लाए, इसको आपने धूप में पटक दिया। अब धूप में पटकने से क्या होता है, हम इसको रेगुलेट नहीं कर सकते। जितनी कम धूप होगी, जब ज़्यादा धूप होगी तब सूखेगा, तो हम टाइमिंग को डिसाइड नहीं कर सकते। नेचुरली में ये प्रॉब्लम है। आर्टिफिशियली में हम हमारे हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचुरल सीजनिंग एज इट इज़ नो कंट्रोल ओवर द ड्राइंग प्रोसेस, अनइवन ड्राइनेस होती है इसके अंदर, कहीं से ज़्यादा सूख जाती है, कहीं से कम सूखती है, और श्रिंकेज, ट्विस्टिंग, वेपरिंग से हम इसको रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है। कभी मान लो बाहर रख दिया आपने धूप में, बारिश हो गई तो ख़त्म। तो इस तरीके से सीजनिंग नेचुरली करने में हमें प्रॉब्लम आती है। आर्टिफिशियल सीजनिंग करने का पहला तरीका होता है बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या है सीजनिंग से, हमारा उद्देश्य है कि सैपवुड गायब हो जाए। बॉइलिंग, देखो बॉइलिंग एक तरीका है आर्टिफिशियल मेथड का। मैंने बताया कि हमारा एम क्या है, हमारा एम है जो लकड़ी ली है ना हमने, जो वुड ले रखी है, उस वुड के अंदर से दो चीज़ें हटाना। एक तो सैप हटाना। सैप क्या होता है, जिसके अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, आप बोल सकते हो विस्कस एक मटेरियल होता है, जेल जैसा होता है। और प्लस में वाटर को हटाना, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट प्रेजेंट है उसको भी हटा देना। तो सबसे पहले हम जो सैप होता है उसको कोशिश करेंगे कि वो पानी की तरह बिल्कुल लिक्विड बन जाए, फिर पानी के साथ साथ वो सैप उड़ जाएगा। तो बॉइलिंग में क्या होता है कि कंटेनर लेते हैं, पहला आर्टिफिशियल तरीका है जिसके अंदर पानी लेते हैं, इतना बड़े कंटेनर लेते हैं, इसमें पानी लेते हैं। पानी लेने के बाद में उसके अंदर लकड़ी के टुकड़े डाल देते हैं, जो हम ट्रंक लेके आए थे उसको इस तरीके से डाल देते हैं, बहुत सारे डाल देते हैं। मैं एक को लेके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, दूसरा भी ले लेते हैं चलो। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने यहाँ पे लकड़ी के टुकड़े डाल दिए। डालने के बाद में इसको क्या करते हैं, एक बड़ा सा बर्नर लगा के गरम करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद में क्या होगा, ये पानी उबलेगा। पानी उबलेगा तो इसके रोम में, इसके छोटे छोटे पार्ट में भी क्या जाएगा, वाटर जाएगा, और इसके अंदर प्रेजेंट सैप वुड को, इसके अंदर जो लकड़ी के अंदर प्रेजेंट सैप वुड है उसको पिघला के कैसा बना देगा, पानी जैसा ही बना देगा, और गर्म करते जाएंगे। फिर वेपराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे पानी उड़ना शुरू करेगा, और जो सैप वुड है वो बाहर निकल के आ जाएगा पानी के साथ में, और पूरा का पूरा सैप वुड भी उड़ जाएगा, और हमें कैसी लकड़ी मिलेगी, एक सूखी लकड़ी मिल जाएगी। इट विल कंज्यूम टाइम बट मिल जाएगी। वेपराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए हम बॉइलिंग के साथ साथ सॉल्ट भी डाल सकते हैं। अगर आपने इस पानी में ही सॉल्ट आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वेपराइजेशन, जो पानी उड़ने की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। लेट्स मूव फर्दर, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। अब देखो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग बहुत महंगी पड़ती है यार, क्यों, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर जो वुडन ब्लॉक लेके आए थे हम, ट्रंक लेके आए थे, उसको एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी लेते हैं एक बड़ी सी बैटरी लेके इधर यहाँ पे एक टर्मिनल लगाते हैं और इधर यहाँ पे दूसरा टर्मिनल लगाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस टर्मिनल है। लगाने के बाद में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी लकड़ी के अंदर से पास होती है तो यहाँ पे क्या होता है, ये गर्म होता है। आपको पता है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतनी ज़्यादा आपकी जो हीट है वो इंक्रीज़ होगी, और इसके अंदर प्रेजेंट जितना भी वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। नेक्स्ट मेथड होता है आपका क्लीन सीजनिंग। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द क्लीन सीजनिंग? इसके अंदर क्या करते हैं कि एक चैम्बर होता है, एक बॉक्स जैसा होता है, एक ऐसा डब्बा होता है जिसके अंदर क्या होता है कि हम यहाँ से एक जगह होती है एयर डालने की और यहाँ से जगह होती है एयर को बाहर निकालने की। तो यहाँ से हम एयर डाल सकते हैं और यहाँ से हवा बाहर निकल सकती है। अब एयर जो होती है वो कैसी हो सकती है, वो हो सकती है सूखी हवा और मॉइस्ट हवा, और बीच में डाल देते हैं हम लकड़ी के छोटे छोटे हिस्से। इस तरीके से हमने लकड़ी के छोटे छोटे हिस्से डाल दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से लकड़ी डाल दी। डालने के बाद में क्या करेंगे, इस लकड़ी को डालने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एयर पास करानी है। जो एयर होगी वो सबसे पहले हम मॉइस्ट एयर पास कराएंगे। मॉइस्ट एयर अगर मैं इसके अंदर पास कराता हूँ तो जितना भी सैपवुड प्रेजेंट है आपके लकड़ी के अंदर वो पिघल के बाहर निकल जाएगा। और फिर हम यहाँ पे पास कराएंगे कैसी, ड्राई एयर।
ड्राई एयर पास कराएंगे। ड्राई एयर से जितना भी सैपवुड सूख जाएगा और पूरी की पूरी लकड़ी आपको सूखी हुई मिलेगी। यही तो हमें करना था कि सैपवुड गायब हो जाए। तो इससे क्या कर सकते हैं हम, एयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्लीन मेथड जो होता है सबसे बेस्ट मेथड होता है सीजनिंग करने का। इसके अंदर क्या होता है, हम टाइम को, प्रेशर को, हवा को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका वाटर सीजनिंग। वाटर सीजनिंग के अंदर क्या होता है कि मान लो ये एक रिवर है, ये एक नदी है, नदी का पानी इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, नदी का पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस फ्लो की डायरेक्शन में हमने लकड़ी के टुकड़े रख दिए, इस तरीके से हमने लकड़ी के टुकड़े रख दिए। लकड़ी के टुकड़ों से जब पानी टकराएगा तो उसके अंदर प्रेजेंट सैप को या सैपवुड को बहा के ले जाएगा और फिर थोड़ी देर के लिए हम उसको धूप में रख देंगे तो सैप भी गायब हो गया और वाटर भी गायब हो जाएगा। तो ये होता है आपका वाटर सीजनिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये तो हो गया लकड़ी सूख गई, सूखी लकड़ी हमें मिल गई। अब हम उस लकड़ी को क्या करेंगे, हम जैसे काटना चाहते हैं वैसे हम उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे, जिसको कन्वर्जन ऑफ द टिम्बर बोलते हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है ऑर्डिनरी सॉइंग। ऑर्डिनरी सॉइंग मतलब जो कि हमें ऑर्डिनरी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे मतलब हम मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिल जाएगी, इसको ऑर्डिनरी सॉइंग बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लॉक होता है उसको बस ऐसा सीधा सीधा काट के छोटे छोटे रेक्टेंगुलर जैसे ब्लॉक्स में निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ऑर्डिनरी सॉइंग बोलते हो इसको, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स निकलते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे आप ब्लॉक्स इसके अंदर देख सकते हो जो कि आपको मिलेंगे। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि ऑर्डिनरी सॉइंग क्या होती है। इसकी एक खास बात होती है, इसके अंदर देखो ये सबसे इजी तरीका होता है और सबसे जल्दी होने वाला तरीका होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसके अंदर आपको फ्लैट या फिर स्लैब सॉइंग भी बोलते हैं इसको, फ्लैट मतलब सीधा काटना, ठीक है। सो कट्स आर मेड टेंजेंशियली एंड एनुअल रिंग्स, मतलब जो एनुअल रिंग्स होती हैं ये एनुअल रिंग्स हैं, इनके टेंजेंशियली हम इसको काटने की वजह से ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता है और इसके अंदर मिनिमम वेस्टेज आपका वुड का होगा ऑर्डिनरी सॉइंग के अंदर। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट तरीका होता है क्वार्टर सॉइंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वार्टर सॉइंग। इसके अंदर जो आपकी वुड ब्लॉक होगा उसको पहले 1/4 में कट करके निकाल लो। उसके बाद में इस तरीके से पहले एक हिस्सा काटेंगे, फिर दूसरा हिस्सा काटेंगे, फिर एक हिस्सा काटेंगे, फिर दूसरा हिस्सा काटेंगे, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा, ऐसे छोटे 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 आपको यहाँ पे ब्लॉक्स निकालने हैं, याद रखना है, ऐसे छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स निकालने हैं। और ये ब्लॉक बड़े काम की चीज़ होती हैं। यहाँ पे आप 4 हिस्सों में इसको कट कर दोगे इस तरीके से, ये 1/4 पार्ट है, दिस इज द 1/4 पार्ट ऑफ द वुड आप बोल सकते हो। इट इज एडॉप्टेड फॉर द वुड विद इंडिस्टिंक्ट मेडुलर रिंग्स। जहाँ पे मेडुलर रिंग्स क्या हो, दूर दूर हो, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है क्वार्टर सॉइंग को, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे बेकार टेंजेंशियल सॉइंग। इसमें जो लकड़ी मिलेगी वो सबसे बेकार मिलेगी। इसके अंदर क्या करते हैं, एक पूरे के पूरे वुड को टेंजेंशियली कट करते हैं। मान लो ये आपके पास में ब्लॉक है, सबसे पहले ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, इस तरीके से काटते जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट में पहुंच जाएंगे मिड में। तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल सॉइंग। सबसे बेकार मेथड होता है आप बोल सकते हो। इसके अंदर क्या, सो कट आफ्टर मेड द टेंजेंशियल एनुअल रिंग्स एंड मीट राइट एंगल, अडॉप्ट फॉर द सेक्शन विद द डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। ओके, सेक्शन ऑब्टेन्ड आर वीक, जो सेक्शन हमें मिलेगा वो वीक होता है और मेडुलर रेज जो होती है वो डिस्टर्ब्ड हो चुकी होती हैं। तो आप बोल सकते हो सबसे वीक जो आपको टिम्बर मिलेगा वो आपके टेंजेंशियल सॉइंग से ही मिलेगा। ओके, उसके बाद होता है आपका रेडियल सॉइंग। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग वाला जो आपको चाहिए टिम्बर वो आपको इससे मिलेगा। आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम वेस्टेज के साथ में और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको वुड निकाल के देता है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से एक सेक्टर निकाल लेते हैं, एक सेक्शन निकाल लेते हैं, उस सेक्शन के बीच वाले पार्ट को ही हम यूज़ करते हैं और ऊपर वाले पार्ट को फेंक देते हैं और नीचे वाले पार्ट को भी थ्रो कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइंग इज नोन एज द रिफ्ट सॉइंग और द रेडियल सॉइंग। सबसे ज़्यादा वेस्टेज अगर होगा, सबसे ज़्यादा वेस्टेज होगा वो तो किस में होगा, आपके रेडियल में होगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा वेस्टेज आपके ऑर्डिनरी सॉइंग में, सबसे कम वेस्टेज होगा ऑर्डिनरी सॉइंग में होगा। तो याद रखना है सबसे स्ट्रॉन्ग जो मिलता है वो रेडियल के अंदर ही मिलता है। रेडियल के अंदर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग वुड या स्ट्रॉन्ग टिम्बर आपको चाहिए तो आपको कैसी सॉइंग करनी पड़ेगी, रेडियल सॉइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आपके पास में ऑप्शन है कि आपको सॉइंग करनी है तो आप कौन सी सॉइंग करना पसंद करोगे।
तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, पॉज द वीडियो नीचे लिखना है। तो हमको अगर सोइंग करनी है तो हम पता है सोइंग कौन सी करते हैं, हम करते हैं ऑर्डिनरी सोइंग। क्यों? वो देखो वेस्टेज भी कम देती है और सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग जो देती है वो आपकी ऑर्डिनरी ही देती है। मतलब फर्स्ट नंबर की स्ट्रॉन्ग कौन आ गया आपका, रेडियल आ गई, और सेकंड नंबर पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट वुड देगी वो आपकी यही देगी, सेकंड नंबर वाली ऑर्डिनरी देगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, काट लिया पीट लिया, अब हम उसको पेंट करके रखने के लिए कि ज़्यादा दिन तक चले, तो ऐसा प्रिजर्वेशन देखेंगे कि कैसे प्रिजर्व करते हैं, ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए हम क्या करते हैं। तो अगर आपको प्रिजर्व करना है टिम्बर को ज़्यादा दिन तक चले, तो हमें उनको बचाना होगा इंसेक्ट से, फंगस से, और जो दीमक वीमक लग जाती है उनसे। तो सबसे पहला तरीका होता है आस्कू ट्रीटमेंट। अब बोलोगे आस्कू ट्रीटमेंट क्या है? आस्कू का मतलब आर्सेनिक, Cu कॉपर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो आपने वुडन ब्लॉक लिया था उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, आर्सेनिक पेंटानॉक्साइड लगा देते हैं और कॉपर सल्फेट लगा देते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर पेंट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये मैक्सिमम डेज तक चलता है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको करना है तो यहाँ पे सॉलिग्नम यहाँ पे पेंट्स लगाए जाते हैं। सॉलिग्नम पेंट किस लिए लगाया जाता है कि ये वाइट आंट से बचा रहे, सफ़ेद चींटियों से बचे। जो आस्कू ट्रीटमेंट भी होता है वो भी सफ़ेद चींटियों से बचाने के लिए ही बेसिकली किया जाता है, क्योंकि जो वुड होता है उसको नुकसान मैक्सिमम सफ़ेद चींटियाँ ही पहुंचाती है। तो वाइट आंट से बचाने के लिए दो चीज़ें आप कर सकते हो, आस्कू ट्रीटमेंट कर सकते हो, सॉलिग्नम पेंट या सॉलिग्नम पेंट लगा सकते हो। उसके बाद में आता है आपका ऑयल पेंट, मतलब ऑयल लगा दिया आपने, इससे क्या होता है कि पानी से बच जाएगा। आपने लिया और जितने कोई भी एक ऑयल पेंट उठाया और टिम्बर के ऊपर लगा दिया, देखो लेट मी पेंट दिस क्लियरली, अच्छे से इसको पेंट करते हैं। आपने ऑयल पेंट लगा दिया इसके ऊपर, ये वो आपका टिम्बर था, इसके ऊपर ऑयल पेंट लगा दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसको पानी में डालोगे तो पानी सीधा इसके ऊपर अटैक कर सकता है? वाटर इसको डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस हो चुका है ये। तो आप बोल सकते हो कि जो ऑयल पेंट होता है उसका मैक्सिमम काम क्या होता है, एक्शन ऑफ वाटर से बचाना, रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि ये एक तरीके से हाइड्रोफोबिक होता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोल तार का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी और रेजिस्टेंस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ वाटर एंड द फायर। अभी हम फायर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी याद रखो कि जो तार होता है ना, कोल तार या जो तार होता है, वो फायर से बचाने का काम करता है। लकड़ी को फायर से बचाने के लिए आप तार यूज़ कर सकते हो, वो आपका कोल तार भी हो सकता है और सिर्फ तार भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज है कि इसकी जो स्मेल होती है वो कुछ दिन के लिए बहुत अनप्लीजेंट स्मेल होती है। तो केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ हम यूज़ करते हैं, कॉपर सल्फेट होता है, जिंक के क्लोराइड होते हैं, सोडियम के और मर्क्यूरी के क्लोराइड्स हम यूज़ करते हैं। ये भी उसके आउटर फोर्स्ड एक्शंस या फिर बाहर से आने वाली चीज़ों से बचाने का काम करता है। तो देखो तार का यहाँ पे कोल तार की बात आई, तो कोल तार फायर से बचाता है, बस ये आपको याद रखना है। इसके लिए हम एक डिटेल में एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने तार का एक एक्सपेरिमेंट वुड के साथ में किया। उससे पहले हम बात कर लेते हैं क्रियोसोट ऑयल की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है। ये बना किससे होता है भाई, डिस्टिलेशन ऑफ द तार से। ठीक है, याद रखना है, जो कोल तार पड़ा था उस तार का अगर मैं डिस्टिलेशन कर दूं, उसको छान दूं, बहुत डिटेल में जाके छान दूं, तो आपके पास में क्रियोसोट ऑयल निकल के आता है। ये लाइफ को डबल कर देता है। अगर आपने क्रियोसोट ऑयल लगा दिया टिम्बर के ऊपर तो लाइफ को ही दुगनी कर देगा। बेस्ट प्रिजर्वेटिव है ये। इस क्रियोसोट, ये आपके पास में एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक क्रियोसोट ऑयल लगा दिया। ठीक है, क्रियोसोट ऑयल लगा दिया। कौन सा ऑयल? क्रियोसोट ऑयल। इसको लगाने का तरीका, लगाने के बाद में इस प्रोसेस का नाम भी होता है, इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? बेथल्स प्रोसेस बोलते हैं। मतलब लकड़ी के ऊपर क्रियोसोट ऑयल लगाने को ही हम बेथल्स प्रोसेस बोलते हैं। अब बेथल्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेथल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रियोसोट ऑयल बनाया था। तो इससे लाइफ डबल हो जाती है भाई। तार से बनता है, तार के डिस्टिलेशन से बनता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ होती है जिसको एबल्स प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर एबल्स प्रोसेस बोलते हैं। सर एबल्स प्रोसेस बोलते हैं। ये फायर रेजिस्टिंग कर देता है। अब मैंने बताया था कि फायर रेजिस्टिंग करनी है अगर वुड को तो क्या लगाना पड़ेगा? तार लगाना पड़ेगा, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा, अब यहाँ पे सोडियम सिलिकेट भी, या फिर एक चीज़ होती है बोरेक्स, बोरेक्स भी लगा सकते हो, बोरेक्स भी लगा सकते हो, सोडियम सिलिकेट भी लगा सकते हो। आपके पास में एक वुडन ब्लॉक है,
इसके ऊपर आप बोरेक्स लगा सकते हो, सोडियम सिलिकेट लगा सकते हो। इनसे भी क्या कर सकते हो, आप इसको फायर से बचा सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपने देखी। अगर फायर से बचाना है तो हम एक प्रोसेस करते हैं जिसे एबल्स प्रोसेस बोलते हैं। सर एबल्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने फायर से बचाने के लिए ये प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया था। और क्रियोसोट ऑयल किन्होंने बनाया था, बेथल्स एक साइंटिस्ट थे या इंजीनियर थे, इन्होंने बनाया था। ये डबल कर देता है लाइफ को। कैसे बनता है, तार के डिस्टिलेशन से बनता है। नेक्स्ट, आप सोडियम सिलिकेट की जगह मैंने बताया बोरेक्स का यूज़ कर सकते हो, सोडियम आर्सेनिक का भी यूज़ कर सकते हो। किससे बचाने के लिए, फायर से बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए, ठीक है, आग ना लगे किसी भी वुड में। तो हम सर एबल्स प्रोसेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्रियोसोट ऑयल के अंदर आ जाता है, टिम्बर में से कुछ आता है, तो इन दोनों में से ही आता है कि एबल्स प्रोसेस बताओ क्या होता है, या फिर बेथल्स प्रोसेस बताओ क्या होता है। तो क्रियोसोट अप्लाई करना बेथल्स प्रोसेस बोला जाता है, या सोडियम सिलिकेट या सोडियम आर्सेनिक या फिर बोल दो कि बोरेक्स लगाना, इसको सर एबल्स प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पे तो यहाँ तक हमने देख लिया सर एबल्स प्रोसेस, हमने कंप्लीटली देख लिया। तो याद रखना है सर एबल्स प्रोसेस को, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ। बेस्ट प्रिजर्वेटिव कोई पूछ ले तो क्रियोसोट ऑयल होता है। किससे बनता है, TAR के डिस्टिलेशन से। ठीक है, डिस्टिलेशन ऑफ द तार से बनता है। एबल्स प्रोसेस क्या होता है, एबल्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फायर से बचाने के लिए सोडियम का आपका क्या बना दिया था, सोडियम को सिलिका के साथ में मिला के एक सॉल्यूशन बनाया जिसको अप्लाई कर दो तो आग नहीं लगती, बोरेक्स से भी नहीं लगती, सोडियम आर्सेनिक से भी नहीं लगती। अब मार्केट में हमने ले जाके पोत पात के रख दिया। अब मार्केट में किस किस नाम से आपका टिम्बर मिलता है, तो जो ये आपका ट्री था, ट्री को सीधा काट के इस तरीके से ये ट्रंक निकाल लोगे तो उसका नाम क्या होता है, लॉग होता है। क्या बोलते हैं उसको, LOG, लॉग। कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेट मी जूम फॉर यू, कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, आपने देखा भी होगा ऐसे छोटे छोटे इससे सिलेंड्रिकल पार्ट काट के रखे होते हैं लकड़ी के, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लॉग बोलेंगे। तो इनकी कोई फिक्स डायमेंशंस नहीं होती है, बस बीच में से ट्रंक काट के रखा है, इसको हम लॉग बोलेंगे। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसको सॉइंग कर दूं, काट पीट के रख दूं, फिर उसका नाम आ जाता है बैटन। अब ध्यान से सुनना, बैटन क्या होता है। बैटन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन कैसे नापेंगे, कैसे पता करेंगे कि बैटन ही है ये, तो जो इसकी थिकनेस होती है, थिकनेस क्या होती है, दिस डायमेंशन इज नोन एज द थिकनेस और दिस डायमेंशन इज नोन एज द विड्थ। ठीक है, चौड़ाई, जो थिकनेस होती है वो 0 से लेके, मतलब 0 तो हो ही नहीं सकती, 1 से लेके बोल दो, 1 से लेके और 50 mm तक होनी चाहिए। और विड्थ कितनी होनी चाहिए, विड्थ भी 1 से लेके, जो चौड़ाई है वो भी आपकी 1 से लेके 50 mm तक होनी चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, जो चौड़ाई है और जो आपकी थिकनेस है, ऊंचाई है, वो अगर 1 से 50 mm तक किसी लकड़ी के टुकड़े की है तो उसको हम BATTEN के कैटेगरी में डालते हैं, बैटन बोलते हैं। अब बैटन तो हमने बोल दिया। नेक्स्ट एक चीज़ होती है प्लैंक। इसके अंदर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये क्या होता है, द थिकनेस शुड बी लेस देन 50 mm, बट विड्थ जो होनी चाहिए वो बढ़ गई। मतलब अभी जो बैटन देखा था उसके अंदर जो डायमेंशन देखी थी वो क्या देखी थी कि 1 से लेके 50 mm तक की थिकनेस होनी चाहिए, और जो आपकी विड्थ होनी चाहिए वो भी 1 से लेके 50 तक होनी चाहिए। लेकिन अगर 50 mm से ज़्यादा हो जाए ना विड्थ, तो उस कंडीशन में उस बैटन को ही क्या बोल देते हैं, उस बैटन को ही PLANK, प्लांक बोल देते हैं। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट। उसके बाद में आता है बोर्ड। बोर्ड के अंदर क्या होता है, थिकनेस तो वही रहेगी। अभी हमने देखा था कि थिकनेस और थिकनेस आपकी कितनी हो गई थी, 1 से लेके 50 mm तक हो गई थी, और जो आपकी विड्थ थी, जो चौड़ाई थी, वो कितनी हो गई थी, यहाँ पे 50 mm से ऊपर चली गई थी। लेकिन अगर 150 mm से ज़्यादा हो जाए, आपकी जो विड्थ है वो 150 mm से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे वुडन पार्ट को हम किस नाम से बोलते हैं, बोर्ड के नाम से, BOARD, बोर्ड के नाम से बोलते हैं। याद रखना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, 50 से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, 50 से ज़्यादा हो गया तो प्लैंक बोला था, 1 से लेके 50 mm तक तो हमने बैटन बोला था। उससे ज़्यादा हो गया था थोड़ा सा तो उसको हमने प्लैंक बोला था। और प्लैंक के बाद में जो ज़्यादा मतलब 50 से लेके 150 तक तो क्या बोलेंगे, प्लैंक बोलेंगे। अगर 150 से ज़्यादा एक्सीड कर जाए चौड़ाई तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोर्ड बोलेंगे, BOARD। ऐसा कुछ दिखाई देता है बोर्ड, देखा होगा लकड़ी का बोर्ड। उसके बाद में होता है बल्क। इसके अंदर क्या होता है, वन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एक्सीड्स 50 mm while the other exceeds the 200 mm।
अभी समझाते हैं क्या होता है। इट इज द रफली स्क्वायर्ड पीस, रफली स्क्वायर्ड मतलब कंप्लीटली स्क्वायर्ड नहीं होता है, बिल्कुल स्क्वायर्ड नहीं होता, लेकिन दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि स्क्वायर में है। और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है, दिस क्रॉस सेक्शन, अभी तक हमने देखा यहाँ पे कि 50 mm तक की थिकनेस आ रही थी, और जो चौड़ाई थी वो कभी 50, फिर उसके बाद में बैटन के बाद में प्लैंक उसकी 150 के बाद में आपकी जो बोर्ड की आई थी वो 150 से ज़्यादा हो रही थी। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 200 से ज़्यादा कोई भी एक डायमेंशन होनी चाहिए। 200 mm से ज़्यादा चौड़ाई मान लेते हैं, और 50 mm से ज़्यादा अगर थिकनेस आ जाए, ऐसे को हम बल्क बोलते हैं, BAULK, बल्क। ठीक है, बुल्क बोल दो, बल्क बोल दो, जैसा आपको अच्छा लगे। इसके बाद में जो एक चीज़ होती है जिसको डील बोलते हैं, DEAL, मार्केट में मिलता है डील के नाम से। इट इज़ द पीस ऑफ द सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड होता है, नॉट हार्ड वुड। इसके अंदर जो थिकनेस होती है वो 50 से लेके 100 mm। देखो अभी तक थिकनेस 50 ही थी, लेकिन पिछले वाले में जिसमें बल्क में पड़ा था उसमें 50 mm से ज़्यादा थिकनेस थी, और यहाँ पे 50 mm से लेके अगर 100 mm तक की थिकनेस आ रही है, और जो विड्थ है वो 230 mm तक जा रही है, मतलब यहाँ पे थिकनेस बढ़ रही है। 50 से लेके कितनी 100 mm आपकी थिकनेस की रेंज है, मतलब 100 के 50 के बीच में 65 mm थिकनेस हो गई। और जो विड्थ है वो आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए 230 mm तक, 230 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी कितनी भी हो सकती है, 230 से कम कितनी भी आपकी विड्थ हो सकती है, ऐसे को हम डील बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका पोल। पोल तो नाम से पता चल रहा है कि सिलेंड्रिकल ब्लॉक होगा। इसमें क्या होता है, जो इसका डायामीटर होता है वो 200 mm होता है। कितना होता है, 200 mm, 200 mm इसका डाया होता है। इसको पोल के अलावा स्पार नाम से भी जाना जाता है। अब एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्वार्टरिंग बोलते हैं। क्वार्टरिंग का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो स्क्वायर का डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 150 और 50 mm तक होता है, याद रखना है। लेंथ जो होना चाहिए वो भी आपका 50 और 150 के बीच में होना चाहिए, और जो आपकी स्क्वायर बनेगा उसकी भी डायमेंशन 50 और 150 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद स्कैंटलिंग जो होती है वो भी एक प्रोसेस होता है। दिस इज द टिम्बर पीस हुज विड्थ एंड थिकनेस एक्सीड 50 mm बट लेस देन 200 mm इन लेंथ, मतलब 200 जो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए ना, जो लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ जो होनी चाहिए वो 200 mm से कम होनी चाहिए। लेस देन 200 mm अगर है किसी की लेंथ और 50 mm से ज़्यादा थिकनेस और विड्थ है, उसको हम स्कैंटलिंग बोलते हैं। समझ में आगे बात। अब नेक्स्ट जो आता है उसको बोलते हैं हम एंड। एंड कुछ नहीं होता, जो भी हमने पढ़ा यहाँ पे, बैटन पढ़ा आपने, बोर्ड पढ़ा, प्लैंक पढ़ा, इसको अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे तो उनके टुकड़ों को ही हम एंड बोलते हैं, है ना। बस ये आपके मार्केट के नाम होते हैं। उसके बाद में आता है वीनर। वीनर कुछ नहीं होता, एक लकड़ी का एक मान लेते हैं पोल ले लिया आपने, लकड़ी का पोल ले लिया, उस पोल को एक मशीन में डाल के एक पतली सी शीट में आपने कन्वर्ट कर दिया, जिसके फाइबर्स कैसे होंगे, ऐसे होंगे, मान लेते हैं इसके फाइबर्स आपने ऐसे ले लिया। तो अगर एक पूरे के पूरे पोल को एक शीट में कन्वर्ट कर दिया तो दिस शीट इज नोन एज द वीनर। वीनर, ठीक है, वीनर याद रखना है, वीनर बोलते हैं इसको। वीनर इज नथिंग बट द शीट ऑफ द वुड। अब वीनर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। अब आपसे कोई पूछे कि वीनर की थिकनेस कितनी हो सकती है, तो वीनर की थिकनेस 0.4 mm से 6 mm तक वीनर मिलते हैं। तो अब यहाँ पे वीनर का बेसिक काम जो होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं सीधा। वीनर किस किस लकड़ी से बन सकता है, महागनी से बन सकता है, ओक से बन सकता है। सबसे अच्छा वीनर किससे बनता है, टीक से बनता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को वीनरिंग बोलते हैं। टीक से सबसे अच्छा वीनर मिलता है आपको, ठीक है। अब वीनर से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, प्लाईवुड। कैसे बनता है प्लाईवुड, दो वीनर को एक दूसरे के ऊपर चिपका दो। एक वीनर, एक ऐसा वीनर लिया जिसके फाइबर कुछ ऐसे हैं, अगर इसके ऊपर दूसरा वीनर चिपकाऊंगा ना, उसके फाइबर ऐसे नहीं होने चाहिए, उसके फाइबर बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए। दे शुड बी लाइक दिस एट 90 डिग्री। उन दोनों के बीच में ग्लू लगा के हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ में, कितना टेम्परेचर रखना है हमको, यहाँ पे 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हाई प्रेशर लगा के इसको
प्रेशर भी कितना लगाना है आपको, 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर से 1.4 न्यूटन, ज़्यादा भी मतलब लगा देना कि टूट जाए, न्यूटन पर मतलब 0.7 से 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो ये प्लाईवुड में कन्वर्ट हो जाता है। वीनर्स से ही प्लाईवुड बनते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि टेम्परेचर कितना होता है और कितना आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो टू कन्वर्ट अ वीनर टू प्लाईवुड। तो 0.7 से 1.4 यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, टिम्बर्स के अंदर भी डिफेक्ट्स आ जाते हैं भाई। तो ये 14 तरीके के डिफेक्ट्स हैं, आपको याद रखना है ये और एक और चीज़ ये और ये, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। 1 2 3 4 5 6 6 डिफेक्ट्स आपको याद रखना है, बाकी एक बार देख लेंगे हम। सबसे पहला डिफेक्ट होता है बर्ल्स। बल्स कुछ नहीं होता, यहाँ पे इस तरीके से आपने देखा होगा पेड़ के अंदर एक उभार आ जाता है जिससे जो टिम्बर होता है जो मिलेगा वो एक धब्बे वाला टिम्बर हमें मिलता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। ओके, शॉक की वजह से, इंजरी की वजह से यंग एज में आ जाता है ये। नेक्स्ट होता है आपका कॉल्स होता है। कॉल्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी वुंड मतलब किसी ने मारा और एक सॉफ्ट यहाँ पे एक तरीके से सॉफ्ट कवर आ जाता है जिससे आपकी जो टिम्बर होती है वो इफेक्ट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल स्टेन आपने देखा होगा, आपने कभी ना कभी फर्नीचर में एक ऐसा निशान देखा होगा, ये जो निशान होता है वो एक केमिकल स्टेनिंग की वजह से हुआ है। ठीक है, केमिकल गिर गया या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगी बायोलॉजिकल, उसकी वजह से। नेक्स्ट होता है आपका कॉर्स ग्रेन डिफेक्ट्स। कौन कौन से होते हैं, देखो डेड वुड। डेड वुड का मतलब मरी हुई लकड़ी, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पे एनुअल रिंग्स वगैरह मतलब उसको पानी नहीं पहुँच रहा है, नरिशमेंट नहीं पहुँच रही। जो लकड़ी आपने देखा होगा पत्ते होते ही नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर द इंजीनियरिंग पर्पज। नेक्स्ट ड्रक्सीनेस। ड्रक्सीनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अंदर वाइट डिके स्पॉट्स आपको लकड़ी के ऊपर लगे हुए दिखेंगे, ध्यान से देखो। इस तरीके से लकड़ी के ऊपर यहाँ पे एक फंगस लगी हुई आपको दिख जाएगी। ओके, नेक्स्ट ड्रक्सीनेस के अलावा फॉक्सीनेस होता है। फॉक्सीनेस कुछ ऐसा होता है कि अगर आपने लकड़ी को बिल्कुल बंद कमरे में रख दिया पुअर वेंटिलेशन में, तो ये जो लकड़ी होती है वो एक ब्राउन कलर की है ना, स्टोरेज के टाइम पे ब्राउन कलर की हो जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाती है। दिस प्रोसेस, दिस डिफेक्ट इज नोन एज द फॉक्सीनेस। नेक्स्ट होता है आपका नॉट। नॉट का मतलब गांठ। एक ऐसी गांठ पड़ जाती है, अगर आपके प्लांट पे एक ऐसी गांठ पड़ जाती है, आपने देखा होगा, ये बहुत बार देखा होगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस। इससे एक अच्छी अमाउंट में टिम्बर नहीं मिलती है, ये भी एक डिफेक्ट है। अब गांठ के भी कुछ कुछ साइजेस होते हैं, जैसे छोटी जो पिन नॉट होती है वो चल सकती है, ये चल सकती है, लेकिन ये भी चल सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर नॉट होगी, कोई पूछे कि 40 mm से ज़्यादा मतलब 50 mm आपके पास में नॉट है, क्या उससे एक अच्छा टिम्बर मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो 40 mm से ज़्यादा और 40 mm तक की नॉट हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना है बस ये, इसमें यही याद रखना है कि 40 mm से ज़्यादा नॉट वाली टिम्बर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिंड गिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इमेज से समझो। आपने देखा होगा प्लांट ग्रो होते हुए एक अलग इम्प्रॉपर वे में ग्रो होने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड द RINDGALLS, रिंड गिल्स। हाउ डज इट हैपन, कैसे होता है ये? लुक एट दिस। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट ग्रो हो रहा था, उसकी अनइवन ग्रोथ की वजह से दिस हैपन। मतलब एक प्लांट स्ट्रेट ग्रो होना चाहिए, बट किसी भी रीजन की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो अनइवन हो जाती है। दिस अनइवन ग्रोथ इज नोन एज द रिंड गिल्स। नेक्स्ट इज योर ट्विस्ट फाइबर्स। व्हाई दिस हैपन? जो एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ट्री। ओके, अब इस ट्री पे यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड्स चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं और एकदम खुले में है ये। विंड्स की वजह से ये प्लांट क्या होता है, ट्विस्ट होता है, बार बार ट्विस्ट होता है। तो जो इसके फाइबर्स होते हैं वो भी ट्विस्ट होंगे और जो टिम्बर मिलेगा वो भी ट्विस्टेड टिम्बर हमें मिलेगा, जो कि हमारे को एक अच्छी सॉइंग मिलने के बाद में अच्छा टिम्बर नहीं देगा। तो याद रखना है ट्विस्ट फाइबर्स क्या होते हैं। अपसेट का मतलब हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई कंप्रेसिव लोड लगने की वजह से उसके जो फाइबर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। वाटर स्टेनिंग क्या होती है, पानी गिर गया लकड़ी के ऊपर तो ऐसे सफेद सफेद धब्बे आ गए। उसके बाद विंड क्रैकिंग क्या होती है, हवा चलने की वजह से, हवा चलने की वजह से बाहर से अंदर की तरफ, मतलब आप बोल सकते हो कि बार्क से और अंदर आपका क्या होता है, हार्टवुड की तरफ क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा ये क्यों होता है, इससे श्रिंक होने लग जाती है चीज़ें। ये ऐसा इसलिए होता है, जितनी भी एटमॉस्फेयर एजेंसीज होती है, हवा पानी, इनके अटैचमेंट में, इसके टच में कोई भी चीज़ आती है तो ऐसा होता है। इसके बाद हम शेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला शेक होता है जिसको कप शेक के नाम से जाता है, इमेज से समझो। जो आपके एनुअल रिंग्स होती हैं अगर वो ब्रेक होने लग जाए तो उसको हम कप शेक बोलते हैं, बस इतना याद रखो। कप मतलब छोटा और शेक मतलब एनुअल रिंग्स का ब्रेक हो जाना, कप मतलब छोटा। उसके बाद में होता है रिंग शेक। देखो रिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ द कप शेक। कप में क्या होता है, छोटा सा पार्ट हट रहा था, एक छोटा सा पार्ट हट रहा था, यहाँ पे पूरा का पूरा पार्ट भी होलो हो जाएगा, ठीक है, तो एनुअल रिंग पूरी खराब हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड द रिंग शेक। नेक्स्ट होता है आपका स्टार शेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है कि बाहर से अंदर की तरफ, जो पहले हमने देखा था विंड की वजह से जो हो रहा था वो कुछ ऐसा ही है। स्टार शेक इज समथिंग लाइक दिस, सैप वुड की तरफ आने लग जाती है चीजें टूट टूट के। नेक्स्ट होता है आपका हार्ट शेक। हार्ट शेक के अंदर कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, पीछे हमने देखा था यहाँ पे एक ये स्टार्ट में बाहर से अंदर की तरफ चीजें टूट के आ रही थी, और हार्ट शेक के अंदर अंदर से बाहर की तरफ चीजें टूट के जा रही हैं, ठीक है, याद रखना है, पित्त से बाहर की तरफ जा रही है। नेक्स्ट इज योर डिफेक्ट ड्यू टू फंगस, फंगस की वजह से लग जाना, तो ब्लू स्टेन जो होता है वो भी फंगस की वजह से। ब्राउन रोट क्या होता है, ब्राउन रोट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज क्या रिमूव हो जाना और उसकी वजह से ब्राउन कलर में, नॉन वेंटिलेशन की वजह से ब्राउन कलर में किसी भी प्लांट का कन्वर्ट हो जाना। नेक्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड द ड्राई रोट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्राई रोट? ड्राई रोट का मतलब होता है कि किसी भी टिम्बर का कन्वर्ट हो जाना एक पाउडर की फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड द ड्राई रोट। ओके, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ड्राई रोट? हार्ट रोट का मतलब देखो ध्यान से, अभी आपने हार्ट शेक भी पढ़ा था, हार्ट शेक के अंदर अंदर से बाहर की तरफ चीजें टूट रही थी, और यहाँ पे रोट का मतलब फंगस तोड़ रही है यहाँ पे। दिस इज फॉर्म्ड व्हेन द ब्रांच हैज कम आउट ऑफ अ ट्री, मतलब आपने इस तरीके से एक वुड रखी, उसके अंदर से ही ब्रांच आने लग गई, तो इस कंडीशन को हार्ट रोट बोलते हैं। sap staining, the sap would lose its color because of the feed on the cell contain the sap wood. Okay, wet rot का मतलब होता है caused chemical decomposition of wood of timber and the timber converts grayish brown powder. Okay, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। व्हाइट रॉट अटैकिंग लिग्निन ऑफ वुड एंड वुड अज्यूम द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट मास, मतलब पूरी लकड़ी एक सफेद पाउडर में कन्वर्ट हो गई, सफेद मास में कन्वर्ट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं क्या, व्हाइट रॉट। रोट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना है, फंगस की वजह से जो डिफेक्ट होते हैं उनको रोट बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं, बस आपको ये याद रखना है। और जो शेक होता है वो बाहर किसी नेचुरल की वजह से, नेचुरल चीज की वजह से शॉक लगता है। तो ये चीजें थी। If you like the video, please subscribe the channel. लाइक करना ही है, शेयर भी करना है, और कमेंट में बताना कैसा लगा। थैंक यू।